क्या आपको केले पसंद है? मुझे बहुत पसंद है केले, मतलब ओट्स में ऐसे ही शहद डाल के किसी भी तरह। और अगर आप यूएस गए हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहाँ पे केले आप लोगे किसी सुपरमार्केट से। यहाँ तो हम किसी रेडी वाले से लेंगे ना, वहाँ आप लोगे किसी सुपरमार्केट से। और अक्सर औकात उन सुपरमार्केट्स में एक पूरा सेक्शन होगा केलों का, जिसके ऊपर एक बहुत क्यूट ब्लू स्टिकर लगा होता है। अगर आप नहीं गए हुए यूएस तो नो प्रॉब्लम, हम सर्च कर सकते हैं बनानास इन द यूएस, और आप देखेंगे कि कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर आएगा, जैसे कि ये, जहाँ पे बनानास के ऊपर वो क्यूट ब्लू स्टिकर लगा हुआ है और वो कह रहा है चिकीटा या पोटेशियम यम यम। हाउ क्यूट, राइट? बट जैसे कि आपको पता चल रहा होगा इस वीडियो के टाइटल से, इतनी कोई क्यूट चीज़ नहीं चल रही यहाँ पे, ठीक है? काफ़ी कुछ ऑफ हो रहा था। बट बात ये है कि आज भी वो कंपनी केले बेच रही है अमेरिका में, और इस कंपनी ने क्या क्या करतूत किए हैं, ओ माय गॉड। क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब अगर वो बेच रही है, उन्होंने कुछ किया है। वेल, इन्होंने ये नहीं कि इन्होंने लोग मारे एंड ऑल, वो तो किया, लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ममालिक को तबाह कर दिया। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हुक्मरानों को अपनी सीट से उठा दिया। इन्होंने पूरे के पूरे मुल्कों को अपने कब्ज़े में रखा हुआ था, उन मुल्कों को जिनको कहते थे लोग बनाना रिपब्लिक्स। और बात यह है कि किसी न किसी शक्ल में आज की दुनिया में भी बहुत सारे मुल्कों में किसी कंपनी के थ्रू या और ताकतों के ज़रिए सेम चीज़ें हो रही हैं। हमें बस पता ही नहीं है कि सेम चीज़ है, कुछ हमें पता ही नहीं है कि तारीख में क्या हुआ था। और अगर हम जान लेंगे तो हमें बहुत जल्दी सिमिलैरिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुश आमदीद तारीखी टेल्स पे। अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है 1880s में एंड्रयू प्रेस्टन नामी एक शख्स के साथ। एंड्रयू प्रेस्टन बॉस्टन में वाक़या होता है और वहाँ पे कैरेबियन से आने वाला एक फल केला इसको बहुत मुतासिर करता है। ये समझ जाता है कि इस चीज़ में बड़ी पोटेंशियल है और ये बहुत आगे जाएगी। तो ये हाथ मिलाता है एक और कंपनी से जिसका नाम होता है बॉस्टन फ्रूट कंपनी, और साथ ही साथ एक और कंपनी माइनर सी कीथ रेल रोड्स कंपनी, और ये मिलके बन जाते हैं यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। चिकीटा कंपनी इसकी मैं बात कर रही हूँ, उस कंपनी का पहले नाम यूनाइटेड फ्रूट कंपनी हुआ करता था। और ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, केले तो हमने बेचने हैं अमेरिका में, लेकिन हमने सिर्फ बेचने नहीं है, हमने इसकी प्रोडक्शन के हर पहलू पे मुकम्मल कब्जा कर लेना है। प्रोडक्शन से लेके सप्लाई चेन से लेके मार्केटिंग से लेके सेलिंग, ये चाहते थे कि हर चीज़ इनके हाथों में हो ताकि इनको सबसे ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो अब ये समझने के लिए कि किस तरह ये कंपनी एक बहुत प्रॉब्लमैटिक कंपनी थी, मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करती हूँ। पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। आखिर पूरे अमेरिका को सप्लाई करने के लिए उनके पास केले कहाँ से आए? आजकल के ज़माने में भी चिकीटा एंड फाइफेस जो कंपनी है, आजकल के ज़माने में भी ये कंपनी सबसे ज़्यादा शेयर रखती है बनाना मार्केट में, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब प्रोडक्शन को इस लेवल तक पहुंचाने के इनके कुछ तरीके थे। सबसे पहला तरीका था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, जैसे कि कोस्टारिका, होंडुरास, ग्वाटेमाला, इन कंट्रीज़ के साथ इस कंपनी ने डील की कि देखिए, हम एक रेल रोड्स बनाने वाली कंपनी है, आपके मुल्क को ज़रूरत है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, हम करते हैं डेवलप, आप हमें मौका दें, हम रेल रोड्स बनाएंगे, हम पोर्ट्स बनाएंगे, हम सड़कें बनाएंगे, आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। बदले में आप हमें, अगर पेमेंट करना मुश्किल है, आप हमें कुछ हिस्सा दे दें अपनी ज़मीन का, उस पे से हमसे टैक्स भी ना लें, इस तरह आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। अब सुनने में ये डील्स बहुत अच्छी लगी, हमें भी कोई कहता तो हमें अच्छी लगती है ना, लेकिन हुआ ये कि इन लोगों ने थोड़ा सी ज़मीन नहीं ली इन लोगों से, इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीन ले ली और टैक्स एग्जेम्पशंस भी ले ली। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, इन्होंने मेक श्योर किया कि कोई उसको और इस्तेमाल ही ना कर सके। वो बनाया ही इस तरह कि लोकल्स के काम ना आए, सिर्फ इनके अपने प्रोडक्शन के काम आए। इन्होंने इस हद तक ज़मीन ले ली कि ग्वाटेमाला के केस में तो इन्होंने डिक्टेटर्स को भी पैसे लगा लगा के और भी ज़मीन ले ली। 1950s तक तकरीबन 42% ग्वाटेमाला की सारी ज़मीन इनके पास थी। उस 42% में ग्वाटेमाला की जो टोटल एग्रीकल्चर या काश्तकारी वाले जो ज़मीन थी, जो ज़रखेज़ ज़मीन थी, आधे से ज़्यादा वो उनके पास थी। तो जो बाकी किसान थे, जो बाकी मुल्क था, उसके पास बमुश्किल कुछ बच रहा था। अब अपनी प्लांटेशंस चलाने के लिए उन्होंने एक मुख्तलिफ सा निज़ाम बनाया। उन्होंने सोचा कि जो लोग हैं उनमें जो आपस में ज़ात के ऊपर, रंग के ऊपर जो फ़र्क है, हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, रेशियल डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करेंगे। उन्होंने तरीक़ेकार ये बनाया कि उनको एक दूसरे के खिलाफ करते रहते थे, और स्ट्रक्चर ये था कि अगर कोई इंसान सफ़ेद जिल्द वाला है,
वाइट आदमी है तो उसको ज़ाहिरी बात है सबसे अच्छी नौकरी मिलेगी, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, मैनेजर्स, इस तरह के अच्छे शोबे। फिर अगर आपकी स्किन कलर्ड है, ब्राउन या ब्लैक कलर्ड है, तो आपको मिलेगी मेहनत मजदूरी वाले काम। और कलर्ड स्किन के अंदर भी वो हिस्पैनिक लोगों में और वेस्ट इंडियन लोगों में बहुत फर्क करते थे और इनको अलग अलग ग्रोह की तरह ट्रीट करते थे। एक और तरीकेकार जो कि इनकी पॉलिसीज का हिस्सा था वो ये था कि अगर किसी एक ग्रोह को हमने कोई अवार्ड दिए, कोई इनाम दिए, तो हम उनको दूसरे ग्रोह को जाकर ये कहेंगे कि उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको अवार्ड दे दिया, तुम लोगों ने तो अच्छा काम नहीं किया। ठीक है, ये तो समझ आती है। लेकिन जब सज़ा देने की बात आती थी तो अगर उन्होंने एक ग्रोह को सज़ा दी है तो वो उसको कहते थे कि दूसरे ग्रोह ने गलतियां की इसलिए तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। इस तरह की हरकतें करके एक दूसरे के दिलों में उन्होंने नफरतें डाल दी और वो आपस में ही लड़ते रहते थे ग्रुप। और उनका मकसद यही था कि अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो ये इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। और वाकई में वो ऐसा नहीं कर सके। और सिर्फ ऐसे ही नहीं था, इनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत सख्त थी। मज़दूरों को इस हद तक काम कराया जाता था कि उनकी अक्सर मौत वाक़ई भी हो जाती थी। उनके रहने सहने की जो कंडीशंस थी वो भी बहुत बुरी थी। अब ये तो था चलें प्रोडक्शन, कि उन्होंने प्रोडक्शन पे किस तरह कब्जा जमाया। उन्होंने एक तरह से उन सारे ममालिक को जिनके साथ उन्होंने डील्स की उनको धोखा दिया और यरगमाल सा बना लिया। किस हद तक यरगमाल ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ थोड़ा। इसके बाद दूसरी चीज़ ये थी कि ठीक है, केले तो बंद रहे हैं, अब अमेरिका में कोई खरीदेगा तो ही फ़ायदा है ना। 1900s के शुरू में केला एक बहुत ही नया फल था अमेरिकन के लिए, उनको नहीं पता था ये क्या है। तो ये लोग शुरू करते हैं एक मार्केटिंग कैंपेन। उस ज़माने में माना जाता था कि सबसे अच्छा मार्केटिंग का तरीका वही है जो अकल को और लॉजिक को सामने रख के चले। तो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी हायर कर लेती है बहुत सारे मुख्तलिफ साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स और उन्हें कहते हैं कि भाई लिखो केलों के ऊपर पेपर कि वो कितने अच्छे हैं, और वो लिखना शुरू हो जाते हैं। तो अब बात यह है कि आपको आर्टिकल के बाद आर्टिकल मिलता है उस ज़माने में। अब हाँ, मतलब सेल अच्छी जा रही थी बनाना की, ये चीज़ काम की और सेल्स एकदम बढ़ गई, लेकिन ये उतनी अच्छी नहीं थी जितनी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी चाहती थी कि हों। तो 1920 के अंदर वो एक आदमी लेके आते हैं अपनी टीम में जिसका नाम था एडवर्ड बर्नेज़, और वो आदमी एक प्रोपेगेंडिस्ट था। वो ये बात समझ चुका था कि रैशनल से ज़्यादा बेहतर है अगर आप लोगों के जज्बात को टारगेट करो। जज्बात को टारगेट करोगे तो वो एकदम भागे चले जाएंगे एक चीज़ की तरफ। और उसने चीज़ साबित की होती है सिगरेट्स के मामले में। अमेरिका में औरतों के अंदर सिगरेट्स को इतना पॉपुलराइज करना उसी का कारनामा था। तो ये देखते हुए यूनाइटेड फ्रूट कंपनी उसको लेके आती है ऑन बोर्ड और वो बनाते हैं एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के तहत वो बहुत ज्यादा नए बहरी जहाज खरीदते हैं और एक पूरी फ्लीट बना लेते हैं। उस फ्लीट का नाम होता है द ग्रेट व्हाइट फ्लीट। अभी जो जहाज होते हैं ये अमेरिका से लोगों को लेके जाते हैं कैरेबियन में और इन सारी कंट्रीज में जहाँ यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की प्लांटेशंस होती हैं। अब तरीका ये होता है कि अमेरिका की मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं और चाहते हैं कि उनके अंदर ना वो जज्बात पैदा करें कि वो लोग किसी एडवेंचर पे जा रहे हैं, और पोस्टर्स में वो लोग पायरेट्स और सोना और इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं कि आप इस दूर दराज दुनिया में जा रहे हैं जहाँ पे ये सब कुछ होता है। A thousand miles south of New Orleans, the blue waters of the Caribbean break upon the shores of Central America. For many years, these fascinating tropical countries have been served by United Fruit Company's Great White Fleet. These lands are principally agricultural, and their combined population is actually less than the population of New York. और इसके दो फायदे होते हैं। वो क्रूज शिप बहुत पॉपुलर हो जाता है क्योंकि वो एक नई चीज़ होती है, तो लोग अच्छे खासे पैसे निकालते हैं उसकी टिकट्स के लिए, और जब उसकी टिकट से पैसे लगते हैं और वो क्रूजेस से होके आते हैं, उसकी बातें फैलती हैं, तो बनानास की सेल्स भी एकदम बढ़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो लोग अपना एक बड़ा अच्छा इमेज पेश करते हैं अमेरिकन अवाम के आगे। अवाम को लगता है कि ये तो कंपनी है ही बहुत अच्छी, क्योंकि वो लोग जब इन कंट्रीज़ में लेके जाते हैं अमेरिकन सिटीजन्स को, तो ये कहते हैं हम आपको वहाँ पे प्लांटेशंस दिखाएंगे, घुमाएंगे, और वो लेके जाते हैं उन्हें प्लांटेशंस पे। लेकिन वो जहाँ लेके जाते हैं वो सारा कुछ नकली होता है। वो एक सेट होता है जो कि बहुत केयरफुली उन्होंने बनाया होता है। वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो एक्टर्स होते हैं, और वो सब कुछ ये करते हैं ताकि लोगों को लगे कि यार बड़े अच्छे से उन्होंने अपने काम वालों को रखा हुआ है, बहुत फिट सीन है। Bananas are planted in holes a foot deep and 15 to 18 feet apart, where every bunch is washed and inspected before leaving the plantation.
जो एक्चुअल प्लांटेशंस होती हैं उसे करीब भी नहीं भटकने देते किसी को। तो ये था बेसिकली तरीक़ेकार जिसके ज़रिए उन्होंने अपना प्रोडक्शन और अपनी सेल आगे बढ़ाई अमेरिका में। लेकिन अब सीन ये है कि जब इतने लंबे अरसे के लिए कंपनी चल रही है तो कुछ मसले मसाइल आते थे। ऐसे हुआ कि कभी कभी इनको मसले दरपेश आए और उस मसले को हल करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक चले गए। और किस हद तक गए उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में बहुत अरसे डिक्टेटरशिप रहने के बाद फाइनली 1960 से करीब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट आया, हकोबो अर्बेंज। और अर्बेंज जो था वो बहुत अच्छा था ग्वाटेमालन लोगों के लिए। उसने आते ही ये पॉलिसीज़ निकाली जहां वो चाहता था कि वो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी से, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा उनकी ज़रखेज़ ज़मीन ओन करते हैं, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी से वो ज़मीन वापस ख़रीदना चाहता था और अपने किसानों में बांटना चाहता था ताकि ग्वाटेमाला के लोगों के हालात थोड़े बेहतर हों। लेकिन यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को ये बात ज़रा पसंद नहीं आई और इस मसले का हल उन्होंने ये निकाला कि एडवर्ड बर्नेज़, जो इनका नया मार्केटिंग वाला बंदा था, उसके साथ मिलके इन्होंने अर्बेंज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मार्केटिंग शुरू कर दी। अमेरिका में मैगजीन आफ्टर मैगजीन निकला जिसके ऊपर उसको कम्युनिस्ट करार दे दिया गया और कहा गया कि ये रशिया के साइड पे है। और ये बात इस हद तक बढ़ा दी इन लोगों ने कि इन्होंने CIA को भी इन्वॉल्व कर लिया और CIA ने एक पूरा ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया अर्बेंज के और ग्वाटेमाला के खिलाफ। और उसका नाम था, पहले एक ऑपरेशन था PB फॉर्चून और फिर PB सक्सेस। और ये सिर्फ हम कह नहीं रहे, CIA ने खुद डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए हैं जिसके अंदर वो बताता है कि उन्होंने वहाँ क्या क्या किया। उन्होंने वहाँ उन्हीं के लोगों को पैसे दे के उनकी आर्मी ने ग्वाटेमाला को इन्वेड किया और उन्होंने शो सारा ऐसे किया कि ये लोकल लोग कर रहे हैं, बैरूनी ताकतें नहीं इन्वॉल्व। और ये सब कुछ भी वो लिखते हैं अपने CIA के डॉक्यूमेंट्स में कि भाई ऐसे लगना चाहिए। तो आपको नजर आता है कि इस सब के दौरान तकरीबन 100,000 लोग, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं ग्वाटेमाला में। ग्वाटेमाला के हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और एंड पे यूनाइटेड फ्रूट कंपनी कामयाब हो जाती है। अर्बेंज को पावर से हटा दिया जाता है और एक डिक्टेटर उसकी जगह आ जाता है, जो कि अगेन जो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी और अमेरिका चाहता है वो वही करता है। और इस तरह की मिसालें सिर्फ ग्वाटेमाला के केस में नहीं है, आपको और केसेस में भी मिलती हैं। और CIA का एक्चुअली एक और डॉक्यूमेंट है जहां वो ग्वाटेमाला के इस केस को इस्तेमाल करते हैं एक कामयाब एक्सपेरिमेंट के तौर पे, जिसको हम फिर से दोहरा सकते हैं मुख्तलिफ ममालिक में जब ज़रूरत पेश आए। और आप खुद सोचिए कहाँ कहाँ दोहराया गया होगा। ये ज़रूरी नहीं सिर्फ कंपनीज के लिए दोहराया जाए, जब उनको ज़रूरत पड़े दोहराया गया होगा। और जहाँ तक बात है केलों की, आज यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को बुलाया जाता है चिकीटा एंड फाइफिस और आज भी ये 29% शेयर होल्ड करती है बनाना मार्केट का। और इतना शेयर कोई भी और सिंगल कंपनी नहीं है होल्ड करती इस पूरी मार्केट में। तो ये आज भी काफ़ी कामयाब है। तो नेक्स्ट टाइम आप केले खरीदने जाएं और अगर आप अमेरिका में हो तो ज़रा देख के उठाइए कि किसके केले उठा रहे हैं, उनके पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।